नमस्कार भाई सभी को। पिछली वीडियो हमारे 150 तक प्रश्न हो गए थे। अभी हम इसमें से 151 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, 151 क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा सूक्ष्म सिंचाई माइक्रो इरिगेशन का उपयोग करने का लाभ नहीं है, ये बताना है। लाभ नहीं कौन सा है। ठीक है, तो ये है वही श्रम घनिष्ठ। सूक्ष्म सिंचाई टपक विधि और फुहारा विधि से जल संरक्षण, ऊर्जा से भरपूर, खरपतवारों की कमी और फसल उत्पादन से वृद्धि और फसल उत्पादकता की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। ठीक है, तो ये माइक्रो इरिगेशन का उपयोग का लाभ नहीं है। इसमें जल संरक्षण है, ऊर्जा से भरपूर है और कम खरपतवारों की समस्या है, लेकिन इसमें घनिष्ठ श्रम नहीं है। इसके बाद 152 क्वेश्चन है। संतलज यमुना नहर विवाद किस राज्य से है? तो यह है पंजाब से। संतलज यमुना नहर विवाद हरियाणा और पंजाब के बीच में है। और संतलज यमुना लिंक नहर 214 किलोमीटर लंबी है और ये संतलज यमुना नदियों के आसपास आपस में जोड़ती है ये। और इस विवाद की शुरुआत हरियाणा और पंजाब के अलग होने के पश्चात ही हो गई थी। इसके बाद 153वां क्वेश्चन है भाई, नागार्जुन सागर बांध बना हुआ ये कहाँ बना हुआ बताना भाई। तो ये बना हुआ कृष्णा नदी पर। ठीक है, तो यह हैदराबाद से 50 किलोमीटर दूर कृष्णा नदी पर स्थित है और इसका निर्माण 1966 में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट है, तुंगभद्रा बांध किस नदी पर बनाया गया ये बताना है। तो ये बनाया, इसका उत्तर भाई इसमें नहीं दिया गया कौन सा भी। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका उत्तर का। ठीक है, तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर बना एक जलाशय है और यह कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिले पर स्थित है। बेल्लारी जिले में स्थित है और यह एक बहुउद्देशीय बांध है और इस बांध का मुख्य वास्तुकार वेप्पा कृष्णमूर्ति थे और यह मद्रास लोक निर्माण विभाग के एक इंजीनियर थे। इसके बाद नेक्स्ट है, सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो यह है वही गुजरात में। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में स्थित है और यह है नवग्राम के पास केवड़िया पर नर्मदा नदी पर स्थित है और इसमें बड़ी सिंचाई और जल विद्युत परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं शामिल हैं। इसके बाद यह सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है ये बताना है। तो यह भाई चिनाब नदी पर। सलाल परियोजना भारत के जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर स्थित है और यह एक जल विद्युत परियोजना है और इसका निर्माण 1961 में किया गया था और इस परियोजना की परिकल्पना तो 1920 में की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट है, भिवानी नहर से निकाली गई। तो कहाँ से निकाली गई बताना है। ठीक है, तो ये निकाली गई है भाखड़ा नहर से। भाखड़ा नहर से भिवानी नहर निकाली गई है और यह एक छोटी नहर है और इसके माध्यम से भिवानी जिले में कृषि फसलों पर सिंचाई की जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही युग्म बताना है कौन सा है। तो इसमें सीधे अपन देख लेते हैं। सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है और इसके बाद प्राम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु के अन्नामलाई पर्वत श्रृंखलाओं और केरल के पालक्कड़ जिले के नेलियमपति पर्वत श्रृंखला की घाटियों पर स्थित है। ठीक है, ये प्राम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके बाद नेक्स्ट है, रंजीत सागर बांध किस नदी पर बना हुआ ये बताना है। तो ये है भाई रावी नदी पर। ठीक है, रणजीत सागर बांध यह है पंजाब सरकार द्वारा रावी नदी पर इसका किया गया है और यह इसका निर्माण 2001 में किया गया था और यह रणजीत सागर बांध को थीन बांध के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है भाई, 1999 में डैश को यमुना नदी को पार वृद्ध एवं शिथिल ताजे वाला बैराज को के बदलने के लिए पूरा किया गया था। तो बताना क्या। तो इसका उत्तर भाई ये हथनीकुंड बैराज। ठीक है, 1999 में हथनीकुंड बैराज को यमुना नदी के पार वृद्ध और शिथिल ताजे वाला बैराज को बदलने के लिए पूरा किया गया था और यह बैराज हरियाणा के यमुनानगर जिले में यमुना नदी पर बनाया गया है और सन 1873 में निर्मित ताजेवाला बैराज का अवसादन हो जाने के कारण इसे बनाया गया था। और नेक्स्ट है, इस व्यक्ति को भाखड़ा नागल बांध का जनक कहते हैं। तो बताना कौन व्यक्ति है वो। तो वो वही चौधरी छोटू राम को भाखड़ा नागल बांध का जनक कहा जाता है और 1923 में तत्कालीन पंजाब राज्य के आर्थिक प्लेग स्पाट में किसानों को छुटकारा दिलाने के लिए भाखड़ा बांध की कल्पना की गई थी और सर छोटू राम का जन्म 24 नवंबर 1881 को गढ़ी सांपला गांव रोहतक में हुआ था और सर छोटू राम ने किसानों के हितों के लिए ब्रिटिश हुकूमत से संघर्ष किया और उन्होंने किसान समर्थक कानून बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद नेक्स्ट है भाई 162वां, निम्नलिखित में से किस नदी पर टिहरी जल विद्युत संकुलन अवस्थित है ये बताना कौन से है। तो यह वही भागीरथी नदी पर।
टिहरी जल विद्युत संकुलन भागीरथी नदी पर अवस्थित है और भागीरथी नदी पर निर्मित टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना का संचालन टिहरी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है और यह परियोजना 2006 से विद्युत उत्पादन इसने शुरू किया है। इसके बाद नेक्स्ट है तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत शक्ति संयंत्र कहाँ पर अवस्थित है। तपोवन और विष्णुगढ़ बताना है कहाँ पर है, तो ये है भाई उत्तराखंड में। तपोवन विष्णुगढ़ और जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है और यह रन ऑफ रिवर परियोजना 520 मेगावाट धौलीगंगा नदी पर बनाई जा रही है और इसका निर्माण राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा किया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है, ये बताना है, तो ये है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, तो सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी नहर है और इस नहर का उद्गम पंजाब राज्य में स्थित हरिके बैराज है और इसका अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना है। ये पश्चिमी राजस्थान की सदियों से प्यासी मरुभूमि दुरुस्त स्थित रावी और व्यास नदियों के जल को सिंचित होकर जीवंत हुए और करोड़ों लोगों को सिंचाई और पेयजल उपलब्ध हुआ इससे। और इस नहर की कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। ठीक है, 649 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट है भाई गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया, तो ये बताना है किस नदी पर बनाया गया है गांधी सागर बांध, तो ये बनाया गया भाई चंबल नदी पर। ठीक है, यह बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिले पर स्थित है और इसका निर्माण 1960 में किया गया था और इसकी आधारशिला 7 मार्च 1954 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई थी। इसके बाद खनिज और ऊर्जा संसाधन, इससे प्रश्न पूछे गए जो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्न श्रेणी का पूरा कोयला है, तो पूरा कोयला बताना कौन सा है। ठीक है, तो ये है भाई लिग्नाइट। लिग्नाइट निम्न श्रेणियों का बुरा कोयला है और इसमें 25% से 35% कार्बन पाया जाता है। एंथ्रेसाइट सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है जिसमें 86 से 97% कार्बन होता है और इस कोयले का ताप मूल्य हीटिंग वैल्यू सर्वाधिक होता है। इसके बाद नेक्स्ट है लो अयस्क जिसे काला अयस्क भी कहते हैं, तो ये बताना कौन सा है, तो ये है भाई मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट एक लो अयस्क है और इसे काला अयस्क भी कहा जाता है और ये आग्नेय रूपांतरित और अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, 168वां क्वेश्चन है भाई डैश ऊर्जा के एक अनवीकरण स्रोत का उदाहरण है, तो ये है भाई कोयला। गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा सीमित संसाधन हैं जो अंततः सामान्य समय सीमा में समाप्त हो जाएंगे, जैसे कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और यूरेनियम जैसे जीवाश्म ईंधन से प्राप्त ऊर्जा। जीवाश्म ईंधन के मुख्य रूप से कार्बन के बने होते हैं ये। ठीक है, तो इसमें ये पूछा गया था कि ऊर्जा के एक अनवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है, तो ये है कोयला। इसके बाद नेक्स्ट है पवन चक्की इस्तेमाल करते हुए बिजली का उत्पादन करने के लिए टरबाइन की उपेक्षित गति को बनाए रखने के लिए हेतु हवा की गति होनी चाहिए, तो बताना कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पवन चक्की में होनी चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक। ठीक है, इस्तेमाल करते हुए टरबाइन की उपेक्षित गति रखने के लिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक होनी चाहिए। इसके बाद सफ़ेद कोयला, ये बताना कौन सा कोयला है सफ़ेद। सफ़ेद कोयला जल विद्युत को कहा जाता है और यह शब्द एक फ्रांसीसी इंजीनियर एस्टिस्टाइड बर्जेस द्वारा गढ़ा गया था और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में गिरते हुए पानी को गतिज ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है डैश संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का मुख्य घटक है, ये बताना कौन सा है। इसको उत्तर पे भी ये मीथेन। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन है और सीएनजी धरती के भीतर पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है और इसमें 80 to 90% मात्रा मीथेन गैस होती है और इसमें सीएनजी रंगहीन, गंधहीन और हवा से हल्की होती है और यह पर्यावरण की दृष्टि से सबसे कम प्रदूषक मानी जाती है। ठीक है, इसमें ये पूछा था कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का मुख्य घटक है, तो यह है मीथेन। इसके बाद नेक्स्ट है भाई वाहन निर्माता द्वारा जो वाहन सीएनजी प्रचलन के लिए निर्मित किए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है भाई समर्पित सीएनजी वाहन। सीएनजी प्रचलन के लिए निर्मित वाहन को समर्पित सीएनजी वाहन कहते हैं और इन वाहनों में इंजन को और ईंधन प्रणाली के इस तरह से विकसित किया जाता है कि वे केवल सीएनजी पर ही चल सकें।
उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ऊर्जा का मानक यात्री कार और हल्के वाणिज्यिक वाहन पर भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 1 अप्रैल से 2010 के बाद लागू किया गया था। तो ये बताना है तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन मानक यात्री कार और हल्के वाणिज्यिक वाहन पर भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 1 अप्रैल 2010 के बाद लागू किया गया था। तो ये बताना कौन सा है। ठीक है, तो ये है वही भारत स्टेज चरण 4। भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 1 अप्रैल 2010 से यात्री कारों को हल्के वाणिज्यिक वाहनों को के लिए उत्सर्जक मानक भारत स्टेज 4 BSIV लागू किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1 अप्रैल 2010। कौन सा था? भारत स्टेज चरण 4। ठीक है, तो इसमें हमने 173 तक कर लिए हैं बस। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। तो पिछली वीडियो भी अगर आपने नहीं देखे तो आप उन्हें देख सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। इसमें हम टू द पॉइंट ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।